न कि जिनकी दुकान से सैंपल लिया गया है वो जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे ज्वेलर बैठे हुए जो रिचेज बता लगे हैं। आप लोग जो लोग भी बाहर से माल खरीदते हैं उनसे HYD करा के ही माल उनके लाइसेंस है, न कि उनसे आपने माल खरीदा और अपने लाइसेंस से HYD करा रहे हो। ये गलत है। मैन्युफैक्चरर वो है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि HYD कराने का अधिकार उन्हीं का है जो विक्रेता का पहला बिंदु है। विक्रेता का पहला बिंदु कौन होता है? जो निर्माता होता है, जो आभूषण बना रहा है, जो मैन्युफैक्चरर्स होता है। अगर आप ऐसे में HYD कराते हो तो हमारी नजर में तो मैन्युफैक्चरर आप हुए ना, तो लाइसेंस सैंपल फेल होगा तो जिम्मेदार आप होंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरर तो वो होगा। इसमें समझ की बात यह है कि आप जब भी कभी भी HYD किसी दूसरे से खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, तो उनसे HYD करा के लिए। मैन्युफैक्चरर है तो आपको HYD कराना है, तो आपका कर्तव्य बनता है आपको कराना है। और अगर सैंपल फेल होगा तो हम हॉलमार्किंग करने वाले पे और हॉलमार्किंग कराने वाले पे ही एक्शन लेंगे। ठीक है, दोबारा सैंपल हम आपसे लेते हैं। जो वो सैंपल अगर 5 दोबारा जो सैंपल आप लोगों ने लिया 30 दिनों के और 90 दिनों के अंदर, दोबारा वाला सैंपल अगर 5 डिग्री से अधिक फेल होता है फिर तो आपका लाइसेंस कैंसिल होता है। अगर दोबारा सैंपल आपका क्या है 5 डिग्री से कम फेल है तो हम आपका लाइसेंस तीसरी बार आपका सैंपल लेंगे, और तीसरी बार अगर आपका सैंपल 916 से 915 भी आएगा ना तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। बात आती है कि अगर कंप्लेन आती है तो किस पे कार्यवाही होती है। कंप्लेन आने पे कार्यवाही भारतीय मानक ब्यूरो उन्हीं में करेगा जो लोग इसको मैन्युफैक्चरर है, जो HYD कराते हैं और जो इस पे HYD करते हैं। मैं बात कर रहा था कि निर्माता हमारे निर्माता एक असली कारीगर, हमारे कारीगर माल होता है जिसको आप निर्माता कह रहे हैं, वो हमारे कारीगर है। वो कारीगर का कुछ नहीं, कारीगर का कुछ नहीं, जो हमारे कारीगर है। हमारे कारीगर के पास कुछ भी नहीं है। हाँ, जिनको आप निर्माता कह रहे हैं वो हमारे कारीगर हैं। हम कारीगर को सोना देते हैं, वो कारीगर हमारा माल बना देता है। ठीक, तो जिम्मेदार हम ही हुए जो ज्वेलर है। हाँ, अगर कोई कारीगर सीधा बेचता है, अगर वो कारीगर सीधा बेचता है तो वो जिम्मेदार हुआ। इसी में मैं बताऊं कि किन लोगों को छूट दिया गया है 40 लाख से नीचे पे HYD नहीं करानी है। ये बातें आप लोगों को सुने होंगे आप लोग। बताओ आप। मैं बता रहा हूँ 40 लाख से नीचे HYD नहीं करानी, ये बात सभी ने सुनी है। 40 लाख पर ईयर या पर मंथ एनुअल टर्नओवर, जिनका एनुअल टर्नओवर 40 लाख है उनको HYD नहीं करानी। ऐसा मान सुना है आप लोगों ने? सर नहीं सुना है? चलो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां सुन रहा हूं कि लोग ने नहीं सुना है। सर ऐसे ही लोगों के लिए जो मैन्युफैक्चरर है, जो जॉब वर्क करते हैं, इन्हीं का टर्नओवर क्या है 40 लाख से नीचे है। उनको डिस्प्ले नहीं करना। अगर वो डिस्प्ले करते हैं तो HYD कराने में उनका कर्तव्य बनता है, भले वो 40 लाख से नीचे है या 40 लाख से ऊपर है। और इस तरह के जो मैन्युफैक्चरर है ये तो कारीगर है, वो तो जॉब वर्कर है, वो सैलरी पे है, उनकी मैं बात नहीं करूंगा। वो तो आपके अंडर में जॉब कर रहे हैं तो हाँ मतलब इस तरह की कंडीशंस में आप सभी ज्वेलर्स आप उनको एज ए मशीन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी मशीन आपको HYD करा के नहीं देगी, जिम्मेदार वो नहीं, जिम्मेदार तो आप ही हो। ऐसे में HYD का मार्क और बाकी कराने वाले आप। ठीक है, और भी किसी की कोई क्वेरीज हो? समझ में आ रही है तो रिस्पॉन्स नहीं समझ में नहीं आ रही, कुछ लोग फिर भी क्यों लाना है, समझ में नहीं आ रही है तो जानकारी लो। कोई समस्या है या जानकारी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ खड़े हो, कोई भी आदमी 40 लाख वाली बात एक बार पुनः आप इनको बताएं। रिमाइंडर कराओ, वो 40 लाख के अंडर में जो है उनको HYD की कोई जरूरत नहीं है। ये बात नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सुना होगा ऐसा नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 40 लाख से जो लोग नीचे उनको HYD नहीं करानी। सर देखो 40 लाख से नीचे जो लोग हैं, 40 लाख से नीचे जितनी GST नहीं, ये 40 लाख का जो पैटर्न डिसाइड किया गया है, ये GST में है जिसका 40 लाख से नीचे टर्नओवर होता है, उसको GST नहीं लेनी ऐसे लोगों के लिए। लेकिन ऐसे में अगर वो HYD करता है, लाइसेंस है किसी का और डिस्प्ले करते हैं, उनको HYD कराना कंपल्सरी है। डिस्प्ले शो करने पर है तो हाँ, डिस्प्ले शो नहीं करे तो डिस्प्ले
भाई डिस्प्ले नहीं कर रहे तो हम हमारे नजर में आप ज्वेलर नहीं हुए, आप मैन्युफैक्चरर नहीं हुए, आप कारीगर हुए। हाँ, मेरे कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आपको विदाउट एचओआईडी कुछ चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आपको विदाउट एचओआईडी जो लिमिटेशंस दी गई हैं ऐसे लोग, ये जो हमने लिमिट लगाई है पर्टिकुलर कहने का मतलब हमारे नजर में जो कारीगर है ना उनके लिए हमारे लिए है। इसका मतलब ये नहीं कोई और भी ऐसे भी ज्वेलर्स होंगे जिनके पास जीएसटी नहीं होगी लेकिन वो सेलिंग कर रहे हैं, ये गलत है, वो कारीगर के कंडीशन में नहीं आ सकते, वो कारीगर की श्रेणी में नहीं आएंगे, वो गलत कर रहे हैं। ये 40 लाख का जो पैटर्न डिसाइड किया गया है जो नॉन जीएसटी वाले जो कारीगरों के लिए किया गया, जॉब वर्क करने वालों के लिए किया गया। ऐसा नहीं है कि ज्वेलर भी जितने भी ज्वेलर हैं उनको एचओआईडी बेचना कंपलसरी है, हॉलमार्किंग बेचना कंपलसरी है। अंडर 40 ऑफिस भी सर अंडर 40 में क्या बोल रहा हूँ सर, अंडर 40 नीचे किनको हम मानते हैं, बीआईएस किनको 40 लाख से नीचे मानता है, जॉब वर्क करने वालों को ही मानता है। जो करके हाँ तो वो कर सकते हैं, जॉब वर्क करने वालों के ही बोल रहा हूँ। जैसे मैं कारीगर हूँ, मैंने अंगूठी बनाई, उसको हॉलमार्क सेंटर में दी, उन्होंने हॉलमार्क बता दिया, तो क्या उस पे एचआईडी लेना जरूरी है? मैं हॉलमार्किंग करूंगा कैसे? फिर वो कारीगर ग्राहक उसका माल नहीं बेच सकता, वो कारीगर उसका माल नहीं बेच सकता। जो कारीगर बना रहा है वो सीधा अगर किसी ग्राहक को अंगूठी दे देता है, उसमें अगर मान लो हॉलमार्किंग नहीं है, एचआईडी नहीं है, तो वो किस पे कंप्लेंट करेगा? पहले आप पंजीकृत हो, अगर आप कारीगर भारतीय मानक ब्यूरो में पंजीकृत है नहीं है, नहीं है, पहली मुद्दती को यही कह रहा है कि पंजीकृत नहीं, ये समझाओ। लाइसेंस ये सभी को लेना है, तो 40 लाख से नीचे हो, 40 लाख से ऊपर हो, कारीगर हो, मैन्युफैक्चरर हो, B2B हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, सभी को लाइसेंस लेना है। अब जो फाउंडेशन आती हैं वो फाउंडेशन आती हैं एचओआईडी कराने के लिए। जॉब वर्क करने वालों को हमने छूट दे रखी है, ऑर्डर पे भी नहीं बोल रहा हूँ, जॉब वर्क करने वाले लोगों के लिए भी हमने छूट दे रखी है। जॉब वर्कर कौन होते हैं? ऐसे लोग जो शोरूमों का काम कर रहे हैं, किसी ज्वेलर्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर एचओआईडी नहीं कराते हैं तो हम उनको बाध्य नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो 100% एचओआईडी चाहिए। वो जॉब वर्कर है तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिन आइटम की, वो आइटम पे एचओआईडी तो हो ही जाएगी, जिनके लिए वो कर रहे हैं उसमें तो एचओआईडी हो ही जाएगी, वो नहीं कराएंगे तो चलेगा। मैं इस वजह से उनको हमने क्या किया है, छूट दायरे में रखा है। और कोई ऐसा नहीं है, अगर वो डिस्प्ले करते हैं तो भी ऐसे में अगर वो डिस्प्ले करते हैं तो एचओआईडी कराने के लिए वो पाते हैं, ये नहीं। और जिन लोगों के पास एचओआईडी नहीं है, सॉरी हॉलमार्किंग लाइसेंस नहीं है, जीएसटी नहीं है, जिनके पास जीएसटी नहीं है वही 40 लाख से नीचे के अंडर में होते हैं, ठीक है। और जिनकी जीएसटी नहीं है वो सीए सर्टिफिकेट उनके पास होना जरूरी है। कोई किसी भी सीए से आप लिखवा सकते हैं जिनका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है। अब सीए कैसे लिखेंगे वो बात है, वो सीए डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास सीए सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप 40 लाख से नीचे टर्नओवर आपका है नहीं। और भी किसी का कोई क्वेश्चन? विदाउट लाइसेंसिंग हाजिर है और इस तरह का बीआईएस का लोगो दुकान के बाहर लगा रखे हैं, इस तरह से गलत है सर। बीआईएस का लोगो दुकान के बाहर से हटा दें या फिर लाइसेंस ले लें, दोनों में से एक काम करें, पहली चीज है। दूसरी बात है, मैंने बोला था बीआईएस का लाइसेंस लो, बीआईएस का लाइसेंस लेने के बाद जो कुछ जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप चाहे तो इसकी फोटोज दे सकते हैं। ये और ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, हॉलमार्किंग गाइडलाइन जनवरी 2024 में लिखी हुई है। लाइसेंस लेने के बाद आपको अपना लाइसेंस दुकान में डिस्प्ले करना होता है। डिस्प्ले में आपके पास एचओआईडी ही रहनी चाहिए। 2 ग्राम से नीचे के आइटम पर अगर एचओआईडी नहीं है तो हम आपको बातें नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, मैंने पहले की बातें रखी थी आपके सामने। आपकी दुकान के बाहर एक बीआईएस का लोगो लगा होना चाहिए, हॉलमार्क ज्वेलरी अवेलेबल फॉर सेल लिखा होना चाहिए, नीचे प्रॉपर वर्डिंग यही होनी चाहिए। आपके पास मिनिमम 10x का आई ग्लास होना चाहिए, लेस नहीं, आई ग्लास होना चाहिए जो कि एचओआईडी को देखने के लिए आसानी हो। आप कस्टमर को प्रीफर करें कि जो रेट है 45 रुपये पर आर्टिकल प्लस 18% जीएसटी पर आर्टिकल। आइटम 1 ग्राम का हो या 1 किलो का हो या 10 किलो का हो, अगर एक आइटम है उसको तोड़ के बिना तोड़े अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे कंडीशंस में आप सभी को उस पर 45 रुपये पर आइटम ही एचओआईडी का रेट लेना है। अगर 2 कान की बालियों का वेट 4 ग्राम 5 ग्राम का 2 कान का बाली का जो वेट है
वो 5 ग्राम का है, दोनों पेयर का, तो आप उसमें 90 रुपये चार्ज करें, क्योंकि 2 अलग अलग HYDs लगेंगे। ठीक है, ऐसी चीजें जो आसानी से हुक पे होती है और निकल के अलग हो जाती है। जैसे बात करेंगे कान और कान चेन की, ठीक है, कान चेन अगर 2 ग्राम से अधिक है और कान की बाली 2 ग्राम से अधिक है, ठीक, तो दोनों पे अलग अलग HYD होगी कान, क्योंकि कान चेन आसानी से अलग हो जाता है। अगर वो अलग नहीं होता है तो उसका हॉलमार्किंग कैसे करोगे आप? एक होगा, मैं वही बोल, जो आसानी से अलग होता है। अब कहने के लिए जब हम ऊपर का लॉकेट अलग ऐसे कर दें, ऐसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हुक पे लॉकेट जो कुंडे में होते हैं, ऐसी चीज जो आसानी से अलग हो जाए, उनका 2 हॉलमार्क ले, हाँ असेंबल हो जाए, 2 जोड़ी दे दो। अलग होने के बाद जो 2 पार्ट बन गए हैं, एक का वेट अगर 2 ग्राम से नहीं है, 2 ग्राम से क्या है अधिक है, तो करा ले, दोनों का वेट 2 ग्राम। मंगलसूत्र बंडल आता है, हाँ बंडल आता है 10 ग्राम का, हाँ चेन आती है 30 ग्राम की, हाँ, दोनों इनबिल्ट जुड़े हुए होते हैं। गांठ देखिए जोड़ कर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक ही होगा ना, उस कंडीशन से जो कुंडे पे लगे होते हैं। हाँ। सकते हो लिमिट महीने का बैंक बैलेंस यदि आप 5 लाख से ऊपर लेते हो तो आप दायरे में आते हो। नहीं, बैंक तो 10 लाख का करता है, बैंक को छोड़ो, बैंक का नियम अलग है, आप उसका बैंक का दायरा नहीं मानते, अपने को अपनी बिल्स के अकॉर्डिंग, आपने मेरे को बिल मांगा, मैं आपको चेक नहीं देता, मैं आपको या तो कैश दूंगा या आपके खाते में डालूंगा, तो मैं आपसे 1,99,000 ले सकता हूँ, बिल्कुल आप उतना ले सकते आपसे मैं 2 लाख ही ले सकता हूँ एक कस्टमर से। हाँ 2 लाख तक वो वहां तक ठीक है ना, तो आप वहां तक ले सकते हैं, और बाकी लोगों को नहीं है 10,000 उसको फीस नहीं किसी करनी चाहिए, ठीक है ना। और बताइए कुछ और पूछने लायक है और नहीं, मैं कैपिटल गेन्स को बोले नहीं, जीएसटी से बहुत सारे डर हैं, जीएसटी में नहीं आना सकते। अरे सर मैं एक और बताऊंगा आपको बात, ये माने से भी लोग करने लग जाएंगे जब थोड़े दिन आएंगे ना कहीं। हाँ मैं जो चीज चलन में नहीं है, डर होना स्वाभाविक है उसका, और चलन में आने के बाद तो और भी डरना स्वाभाविक है, क्योंकि पेनल्टी किसी के भी लग गई, किसी भी एक बंदे के, तो बाजार में तो न्यूज उड़ती है कि यार उसके लग गए इतने पैसे। तो ये है थोड़ा सा जटिल, क्योंकि भारत क्या एक ऐसा देश है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम है, समझदार, गवर्नमेंट सोच रही है सब ऑनलाइन में सक्षम है, जबकि ऐसी कहानी नहीं है। क्या इनको जीएसटी में आना चाहिए, छोटे दुकानदारों में नहीं आना तो चाहिए? मैं तो जहां तक कहूं कि किसी भी तरह के कोई भी नियम कानून को आने से पहले ही सोच लो कि नहीं आना है, पहले सोच लो, एक बार आ गए ना तो फिर उसकी परेशानियों को पूरी तरह झेलना पड़ेगा। जैसे आपने एक नंबर ले लिए, आप उसको बंद भी नहीं करवाते हो ना, भूल से छोड़ देते हो, उसके के बाद देखते हो कि यार वो 2,000 रुपये मांग रहा है या 5,000 रुपये मांग रहा है, उसके बाद जाएंगे तो पैसे ले लेगा, तो जाने की जरूरत है कि आपने काम नहीं करना। वो नंबर ही इतना जीएसटी नंबर नहीं मिलेंगे, तो उसको चालू करवाओगे तो इतनी पेनल्टियां हैं कि वही परेशान करता है। मेरा सेविंग अकाउंट है और मैं ग्राहक से फोन पे पैसे ले रहा हूँ। देखो सेविंग अकाउंट में आप पैसे ले रहे हो तो पहली बात तो गलत है। सेविंग अकाउंट अपना एक सीधी सीधी शब्दों में कहा गया है, एक सेविंग अकाउंट और उसकी सेविंग्स होनी चाहिए आपकी जो उसमें जानी चाहिए, न कि अपने डे टू डे जो कमाई का या जो काम है वो उसमें जाना चाहिए। फिर तो करंट अकाउंट चाहिए, बिल्कुल तो जीएसटी में आना पड़ेगा। नहीं, करंट अकाउंट के लिए कभी जीएसटी नंबर पूरा कंपल्सरी नहीं है, उसके लिए आप उद्यम और बीआरएन लेकर के भी करंट अकाउंट खुला सकते हैं। समझ गया? जीएसटी नंबर आना जरूरी है, करंट अकाउंट नहीं तो जाना दुकानदार का करंट अकाउंट दोनों चाहिए। देखो करंट अकाउंट इसलिए भी जरूरी है, मैं आपको बताऊं, सेविंग खाते में भी अपने 10 लाख रुपए से ज्यादा नकदी डलाते हैं ना, तो बैंक एक AIS करके इनकम टैक्स में एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें बैंक आपकी एक रिपोर्ट भेजता है, उस रिपोर्ट समरी में आपका बैंक नंबर और आपका नाम जाता है। इस आदमी ने 10 लाख से ऊपर डलवाए हैं। पहले तो आपको सुन के अचंभा होगा, जब से ये स्क्रूटनी का सिस्टम फेसलेस हुआ है तब से फिर भी छोड़ने लग गए। फेसलेस से पहले तो सारे केस 100 में 100% ही जिसने 10 लाख से ऊपर कराया उसके नोटिस आता और वो स्क्रूटनी में आता, और फिर वहां जाने के बाद या तो आप भी जानते हो कैसे सेटल होता है, और नहीं तो वो कहता है ये 10 लाख रुपए आपके गलत पैसे हैं जो आपने डाले इस बैंक खाते में, उस पर टैक्स है। और वो इतना बुरा आगे हमने तो कितने कितने केसेस झेले ऐसे, क्योंकि उस समय हर साल के कम से कम 15-20 तो मेरे ऑफिस में आते थे, क्योंकि पार्टियों को पता नहीं होता था, सेविंग खाते में डाल देते थे, और सेविंग खाते में 10 लाख रुपए कितनी बड़ी बात है। आप ज्यादा लेंगे मत, सेविंग खाता उसी के लिए सही है जिसकी रियल में फाइल बहुत मजबूत है, बहुत लंबा समय, किसी आपकी फाइल 2-4 करोड़ की है
मेरे को समाज में बुला करके माल्यार्पण और साफा पहनाने के इसके बाद मोस्टली जितने अंकल बैठे हैं और मेरे बंधु बैठे हैं, या तो मैं उनके सामने बड़ा हुआ हूँ और या फिर वो मेरे साथ के कहीं ना कहीं किसी स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए। मैं जब आया थोड़ी देर पीछे खड़ा था, मैंने नोटिस किया अप्रोक्सीमेट 75 से 85% सभी लोगों को मैं इंडिविजुअली जानता था भाई नहीं। इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है जो ना हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है। बस जब हम किसी बिजनेस में एंटर करते हैं, किसी सर्विस में एंटर करते हैं या कभी कोई व्हीकल खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं, तो बस वो एक आफत की तरह हमारे सामने आ जाता है। ना हमें पता होता है, ना हम जानकारी रखते हैं, ना हमें आज तक बताया हुआ होता है, लेकिन पैसा हम खूब खींचते हैं। क्या हमें मिल रहा है, क्या हम देंगे, क्या हमें लेना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता होता। बस एक कंपल्सरी सेक्शन होता है कि ये पढ़ना इस फाइल में लगाना है, इस बात का बोल के हम पैसा बताते हैं। कोई कस्टमर ये नहीं बता पाता कि कितना देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, इस बात का ना हमें जानकारी होती है और ना ही हम पूछ पाते किसी से। इंश्योरेंस सरल भाषा में मैं कहूँ तो एक सिस्टम है जो कि 1800 सदी से चलता आ रहा है। सबसे पहले लंदन में इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पहले जो देश विदेशों में माल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता था, तो नौका नावों के अंदर माल ट्रांसफर किया जाता था। तो 10 नाविक एक जगह से दूसरी जगह जब माल ले जाते हैं, इतने मैनेजमेंट नहीं थे, स्किल्स नहीं थे, डेवलपमेंट नहीं थे, किसी एक नौका में जब माल हो जाता, डूब जाता, तो वो व्यक्ति दिवालिया हो जाता। इस तरीके से बचने के लिए इंश्योरेंस बीमा का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ये इंट्रोड्यूसिंग था उस शहर के, उस गांव के सभी लोगों से एक फिक्स अमाउंट, एक व्यक्ति, कुछ लोग वो नौका के जो मालिक थे वो लिया करते थे। अगर किसी का माल रह गया तो बाकी जो 9 नाविक थे जिनका माल सलामत पहुंच गया है, वो कुछ कंट्रीब्यूशन करके उस एक व्यक्ति को नुकसान से भरपाई करते थे। इंश्योरेंस का सिंपल और साधारण सा मामला है, हम फायदा नहीं देते हैं, हम आपकी क्षति को पूर्ति करते हैं। मुझे अगर 100 रुपए का मैंने बीमा करवाया, मुझे नुकसान 5 रुपए का है, तो मैं आपको 100 रुपए नहीं दूंगा, मात्र 5 रुपए ही दूंगा, लेकिन प्रीमियम उस 100 रुपए पे चार्ज करूंगा। क्षति की पूर्ति के लिए ही बीमा करवाया जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है और आज के हिसाब से, इस जनरेशन के हिसाब से ये हर जगह लागू होता है। आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है उस हर एक चीज का बीमा होता है। हम फ्लाइट की टिकट बुक करा रहे हैं तो हमारा ट्रेवल इंश्योरेंस है, हम व्हीकल चला रहे हैं तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंश्योरेंस है, हम कोई फ्रेशर माइंस चला रहे हैं तो माइंस इंश्योरेंस है, हमने हमारे अंडर में कुछ लेबर रख रखे हैं तो लेबर इंश्योरेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी है, भवन का निर्माण कर रहे हैं तो भवन की पॉलिसी है। जो कुछ भी आंखों से दिखता है उसका हर चीज का इंश्योरेंस होता है। क्यों होता है? इसका सिंपल सा साधारण सा ये जवाब है, हम कुछ पैसा जिसको प्रीमियम बोला जाता है इंश्योरेंस कंपनी में जमा करवाते हैं, ये बोल के कि आने वाले 365 दिन या एक फिक्स पीरियड में मेरी इस चीज का अगर कोई नुकसान हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ये एक तरह से रेट है, एक शर्त है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने बीमा कंपनी को एक निश्चित मूल्य चुकाया जिसको प्रीमियम कहा गया और मेरी चीज का मैंने कवर इंश्योरेंस ले लिया। अगले कुछ पीरियड के लिए, टाइमिंग के लिए अगर मुझे नुकसान हो गया, चोरी हो गया, आग लग गई, टूट गया, फूट गया, दबन हो गया, कुछ भी उसका नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की क्षति की पूर्ति वो बीमा कंपनी कर देगी जिस कंपनी को हमने प्रीमियम चुकाया था। सिंपल साधारण में ये बात है। हम गाड़ियों का बीमा करवाते हैं, हम दुकानों का बीमा करवाते हैं, हम शोरूम्स, मॉल्स, व्हीकल्स, ट्रेवल्स, वर्क में, मैंने कहा जो कुछ भी आपसे दिख रहा है बीमा हर चीज का बनता है। अब जो चीज आपको से नहीं दिखती वो है जीवन।
वो जीवन बीमा में मिलता है, उसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। और जो कुछ आंखों से दिखता है वो है जनरल इंश्योरेंस। आज हम जिस चीज के लिए यहाँ मौजूद हैं, मुझे जिस चीज के लिए बुलाया गया है वो है ज्वेलरी पॉलिसी। ज्वेलरी पॉलिसी के अंदर अप्रोक्सीमेट 14 सेक्शन है। बहुत सरल, इजी और कन्वीनियंट चीज है। अगर हम ये कवर हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए करवाते हैं तो भविष्य में हमें किसी आपदा नुकसान से होने वाली भारी संभावनाओं को बहुत कम किया जा सकता है। इंश्योरेंस का नाम लेते सब लोगों को लगता है थोड़ा पैसा ले रहे हैं, बहुत ही पैसा ले रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमारे अच्छा एक है, आप आजकल एक तो डीमेट खाता बहुत प्रचलन है। सबको लगता है कि मैं लकीएस्ट पर्सन हूँ, ये सब लोगों की आदत होती है, ह्यूमन की आदत है, सब अपने आप को लकी बहुत मानते हैं। मेरे साथ क्या हो सकता है, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। हम कभी भी नेगेटिवली सोचते कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो, मेरे घर में किसी के साथ ऐसा हो जाएगा तो, मेरी गाड़ी के साथ ऐसा हो गया तो, मेरे शोरूम में चोरी हो गई तो। हम नेगेटिव नहीं सोचते कभी भी हमारे लिए, लेकिन दूसरों के लिए हम नेगेटिव ही सोचते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जब भी हम खुद के बारे में सोचते हैं तो ये सोचते हैं हमारे साथ तो नहीं हुआ, पर ये टेंडेंसी गलत है। किसी के साथ आपदा कुछ चीज घटती है तो पता कि नहीं होती है, हो जाती है, फिर हमें महसूस होता है कि इतना सा प्रीमियम देके हम इस चीज को कवर कर सकते थे जो कि हमने नहीं किया। इसका रीजन ये है क्योंकि हमें कहीं बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, किसी के द्वारा समझाया नहीं गया। मोटा मोटा टॉपिक पे आता हूँ। एक पॉलिसी है ज्वेलरी लॉ पॉलिसी, जो मोस्टली दुकानदार, शोरूम के जितने भी मालिक हैं उनके लिए, और जहाँ पे भी गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी पड़ी है, ऑर्नामेंट्स पड़े हैं, प्रीशियस स्टोन्स पड़े हैं, उनके लिए बीमा की जाती है। 14 कवरेज है, वो 14 कवरेज में आपको पूरे बताता हूँ और फिर अपन डिस्कस करते हैं आगे इससे रिलेटेड। सबसे पहले जो दुकान में माल का है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक का हम बीमा करेंगे। स्वर्णकार भवन में आज बहुत सुंदर ये मीटिंग हुई है। यहाँ पे अधिकारी, मानक ब्यूरो, इंश्योरेंस और जीएसटी के बारे में अधिकारियों ने जानकारी दी। बहुत अच्छा आज का ये शिविर रहा है यहाँ पे। धन्यवाद साहब।